हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 9 बल तथा गति के नियम। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 8 पढ़ा था गति। आज हमें पढ़ना है बल तथा गति के नियम। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो में साफ नहीं दिखाई देता है, तो ये नेट की प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप लोग वीडियो क्वालिटी को 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पर करके देखिए, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाए वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि बल क्या है। तो देखिए, बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु गतिमान है या तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए, या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे गति अवस्था में लाने के लिए, या किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। और बल एक बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये सर आइजैक न्यूटन के नाम पर पड़ा है और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। और बल एक सदिश राशि, अर्थात इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और 1 न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 के बराबर होता है। मतलब न्यूटन लिखिए या किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 एक ही चीज होती है। इसी को हम शॉर्ट में न्यूटन भी लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बल के प्रकार। तो देखिए, बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल अर्थात यदि किसी वस्तु पर 2 विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाता है तो यह संतुलित बल कहलाता है। जैसे हमारे पास यदि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दोनों दिशाओं से समान बल से खींचा जाए तो क्या होगा, ये फैल जाएगी लेकिन अपने स्थान से हटेगी नहीं। तो ये एक प्रकार का संतुलित बल है, जब 2 विपरीत दिशाओं से बल लगाया जाए लेकिन समान बल लगाया जाए। देखिए, संतुलित बल द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदल सकती है। जैसे स्प्रिंग अभी पास थी तो ये फैल सकती है, लेकिन यह वस्तु की गति अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। लेकिन संतुलित बल वस्तु की अवस्था को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वस्तु को गति प्रदान नहीं कर सकता। किसी भी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए हमेशा असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो असंतुलित बल क्या है, जब किसी वस्तु पर 2 विपरीत दिशाओं में भिन्न परिमाण के बल लगाए जाएं तो यह असंतुलित बल कहलाता है। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। जैसे एक उदाहरण दूं तो जैसे एक गेम होता है रस्सा कसी वाला, रस्सी खींचने वाला गेम, जिसमें एक रस्सी होती है और दोनों टीमें दोनों तरफ से खींचती हैं, और जो टीम ज़्यादा बल लगाकर खींच लेती है रस्सी उस ओर खिंच जाती है और वह टीम जीत जाती है। तो वो असंतुलित बल ही है। जब 2 टीमें हैं, मान लीजिए टीम ए और बी है, जब भिन्न परिमाण के 2 बल मतलब अलग अलग, अगर दोनों टीमें समान बल लगाएंगी तब तो रस्सी अपने स्थान से हटेगी नहीं, क्योंकि वह संतुलित बल हो जाएगा। जब दोनों टीमें असमान बल लगाए, अर्थात एक टीम कम बल लगाएगी और दूसरी टीम ज़्यादा बल लगाएगी, तभी वह रस्सी जो है किसी और गति करेगी। और किस ओर गति करेगी, जिस ओर ज़्यादा बल लगेगा। अर्थात किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि यदि हम जमीन पर कोई बॉल को लुढ़का दें तो धीरे धीरे जाकर वो बॉल की गति धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय के बाद वो रुक जाती है। तो वो बॉल रुकती क्यों है, क्योंकि हमने तो उस पर कोई बल लगाया नहीं है। तो बॉल के रुकने का कारण होता है घर्षण बल, जो कि सतह के द्वारा लगाया जाता है, जिस सतह पर वस्तु गतिमान होती है या चलती है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए उस पर बल लगाया जाता है तो जिस सतह पर वस्तु को खींचा या धकेला जाता है उस सतह द्वारा हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तु की गति का विरोध करता है। जैसे कि हम फर्श पर एक बक्से को धक्का दे रहे हैं, तो हम धक्का देते हैं बक्से को, और फर्श जो है धक्का देता है बक्से को विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में। तो ये फर्श द्वारा लगाया गया बल जो है घर्षण बल होता है। घर्षण बल हमेशा सतह के द्वारा लगाया जाता है। और किस दिशा में लगाया जाता है, हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में लगाया जाता है।
खुरदरी सतह का घर्षण बल अधिक होता है तथा चिकनी सतह का घर्षण बल कम होता है। जैसे कि हमारे पास कोई ट्रॉली या बैग है, यदि हमें उसे खुरदरी सतह पर खींचना पड़े तो हमें उसके लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन यदि उसी ट्रॉली या बैग को चिकनी सतह पर खींचना पड़े, चिकने फर्श पर खींचना पड़े, तो हम आसानी से उसे खींच लेते हैं। इसका कारण है कि खुरदरी सतह का घर्षण बल अधिक होता है और किसी भी वस्तु को खींचने के लिए वो खींचते हैं तो वो तभी खींच पाएगी या गतिमान हो पाएगी जब तक हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से ज़्यादा ना हो। खुरदरी सतह का घर्षण बल ज़्यादा होता है तो हमें भी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और चिकनी सतह का घर्षण बल कम होता है तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। कोई वस्तु तभी गतिमान होती है जब उस पर लगाया गया बल घर्षण बल से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉक्स है, पहली स्थिति में हम जो बल लगा रहे हैं इस ओर लगा रहे हैं और सतह द्वारा इस ओर घर्षण बल लग रहा है। पहली स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर है, तो यह बॉक्स अपने स्थान से हटेगा ही नहीं, बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। जब हमारे द्वारा लगाया गया बल इस घर्षण बल के मान से ज़्यादा होगा तभी यह बॉक्स जो है गतिमान होगा। जब तक हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के मान से अधिक नहीं होगा, कोई भी वस्तु गतिमान नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व। देखिए, जड़त्व क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था, गति की अवस्था या गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात कोई वस्तु विराम है तो वो विराम ही रहना चाहती है, गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। वस्तुओं का यह गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। फिर है गति का जड़त्व मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है। इसके बाद देखिए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस अध्याय में हमें न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ने हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, पिछले अध्याय गति में हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे, वो समीकरण अलग चीज है और ये गति के नियम अलग है। तो अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है या जड़त्व का नियम क्या है। न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है या न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो वह सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसको गतिमान करने के लिए हमने कोई बाह्य बल ना लगाए, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हमने एक बॉल को फर्श पर लुढ़का दिया है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाती है, तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि व्यवहार में घर्षण बल कभी शून्य नहीं होता। यदि घर्षण बल को शून्य मान लिया जाए, जो कि असंभव है, यदि घर्षण बल शून्य हो तो कोई वस्तु यदि गतिमान है, जैसे बॉल गतिमान है, तो वो अनंत काल तक गति ही करती रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के कुछ दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण भी है। जैसे देखिए, पहला है कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ये हमारे अनुभव भी है कि यदि हम किसी बस में या ट्रेन में जहाँ भी सवार हैं और गाड़ी में अचानक ब्रेक लगे तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि जब कोई यात्री चलती हुई गाड़ी में यात्रा कर रहा होता है तो उस यात्री का शरीर भी गाड़ी की चाल से गति करता है। मतलब गाड़ी के साथ साथ हमारा शरीर भी, जिस चाल से गाड़ी गति कर रही है, हमारा शरीर भी उसी चाल से गति करने लगता है। जब गाड़ी अचानक रुकती है तो यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के संपर्क में हमारे पैरों वाला भाग होता है, पैरों से लेकर जांघ या कमर तक का भाग, तो वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है
तुरंत गाड़ी के साथ विराम अवस्था में आ जाता है। जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है मतलब हमारे पैरों में भी ब्रेक लग गया, हमारे पैर भी उसके साथ रुक जाते हैं। परंतु यात्री के शरीर का ऊपर का भाग, मतलब जो कमर के यानी वेस्ट के ऊपर का जो भाग होता है, वो गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से गतिमान रहता है। मतलब वो अभी भी गति करते रहता है और उसको रुकने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि यदि कोई गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चलने लगती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। तो उसका कारण ये है कि हमारा शरीर भी गाड़ी के साथ विराम अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी अचानक चलना स्टार्ट होती तो हमारे पैर तो गाड़ी के साथ तुरंत गति करने लगते हैं, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो है वो अभी भी विराम अवस्था में ही होता है और इस वजह से वह पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे आप सीधे खड़े हुए हैं, अचानक कोई आपके पैरों में धक्का मार दे तो आप कैसे गिरेंगे? पैर आगे और शरीर का ऊपरी भाग पीछे। इसका कारण ये होता है पैर तो हमारे गतिमान हो गए लेकिन ऊपरी भाग अभी भी विराम अवस्था में। और इसी तरह आप खड़े हैं और कोई हमारे कंधों पर धक्का मार दे तो हम किस तरह गिरेंगे? हमारे शरीर का ऊपरी भाग आगे और पैर पीछे की ओर। तो इसका कारण भी यही है कि हमारे शरीर का ऊपरी भाग तो गतिमान हो गया लेकिन पैर जो है अभी भी विराम अवस्था में है। इसी का एक और उदाहरण देखें। जैसे किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है। यदि कोई पेड़ है और उसको तेजी से हम जोर जोर हिलाएं तो उस शाखा की कुछ पत्तियां या फल जो है टूट जाती हैं। तो उसका कारण यही है कि जब हम पेड़ को जोर जोर से हिलाते हैं तो शाखाएं तो तुरंत ही गति अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई पत्तियां जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती हैं और कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब धीमी हवा चलती है तो पत्तियां कम झड़ती हैं, क्योंकि धीमी हवा का अर्थ है कि शाखाओं के साथ साथ पत्तियों को भी गति होने में तुरंत समय मिल जाता है, उसके साथ गतिमान हो जाती है। लेकिन अचानक आंधी आती है तो अचानक से शाखाएं हिलने लगती हैं लेकिन पत्तियां अभी भी विराम अवस्था में ही होती है और इस वजह से वह उसमें झड़ जाती हैं। अगला एग्जाम्पल देखें। जैसे जब किसी छड़ी से एक दरी या कंबल को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, जब किसी दरी या कंबल को हम एक छड़ी से पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है कि दरी या कंबल को छड़ी से पीटने पर दरी या कंबल के कण तो गति अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण विराम में ही बने रहते हैं। जैसे कि दरी में या कंबल में धूल चिपकी हुई है, जब उसे छड़ी से पीटते हैं तो दरी जो है वो गति अवस्था में जाती, मतलब नीचे की ओर चली जाती, लेकिन धूल के कण विराम अवस्था में मतलब अपने ऊपर ही रह जाते हैं और वो दरी या कंबल से अलग होकर निकल जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें तो जैसे बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो सामान को यदि छत पे रखा तो उसको यदि रस्सी से ना बांधा जाए तो वो गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं? देखिए, जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं या अचानक उसे मोड़ा जाता है तो गति के जड़त्व के कारण गाड़ी की छत पर रखा सामान उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहने का प्रयास करता है। ऐसे में यदि सामान को बांधा नहीं गया तो छत से नीचे गिर सकता है और सामान के टूटने की संभावना भी रहती है। मान लीजिए गाड़ी एक सीधी सड़क पर चल रही है तो इसका अर्थ होता है कि गाड़ी के ऊपर रखा हुआ सामान भी सीधा ही चल रहा है। और गाड़ी को मान लीजिए हमने दाएं मोड़ लिया तो बस में रखा सामान तो सीधा ही चलते रहेगा, तो दाएं मुड़ने पर क्या होगा? गाड़ी दाएं मुड़ जाएगी और सामान आगे की ओर, तो वो गिर जाएगा। यदि उसको रस्सी से बांध देने पर वो भी गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है। इस वजह से बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान किस प्रकार आपस में संबंधित हैं? जैसे किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर होता है। जड़त्व हमने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है, अर्थात वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक एवं हल्की वस्तुओं का जड़त्व बहुत कम होता है। ये सिंपल सी बात है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है
अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें तो पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। अगर एक बक्सा है उसे बुक्स भर दी जाए और एक उसको धक्का देने की अपेक्षा हम खाली बक्से को धक्का देना आसान होगा, क्योंकि पुस्तकों से भरे बक्से का द्रव्यमान अधिक हो जाता है। यदि बक्से में पुस्तक भर दी तो उसका भार या द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका जड़त्व बढ़ जाता है, और जबकि खाली बक्से का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका जड़त्व कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध का एक और एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक फुटबॉल को किक मारने पर वो दूर चली जाती है, जबकि उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर को किक मारने पर हमें चोट लग सकती है। कारण यही है कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है और उसके अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक होता है। एक फुटबॉल है, उसको हम किक मारते हैं तो वो दूर चली जाती है, जबकि उतने ही बड़े पत्थर को किक मारें तो हमारा पैर भी टूट सकता है। इसका कारण भी वही है, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, इस वजह से उसका जड़त्व अधिक होता है, और फुटबॉल का द्रव्यमान पत्थर की तुलना में कम होता है, जिस वजह से उसका जड़त्व भी कम होता है। अगला प्रश्न भी जड़त्व से ही संबंधित है। हमें बताना है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। तो बताइए, रबड़ की गेंद या उसी आकार का पत्थर में किसका द्रव्यमान अधिक होगा। सिंपल सी बात है कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होगा, तो पत्थर का ही जड़त्व भी अधिक होगा। देखिए, पत्थर का जड़त्व अधिक है क्योंकि रबड़ की गेंद की तुलना में पत्थर का द्रव्यमान अधिक है। अगला है कि एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी दोनों में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए के एक सिक्के में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो 5 रुपए का सिक्का जो है 1 रुपए के सिक्के से भारी होता है, इसलिए 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के का द्रव्यमान 1 रुपए के सिक्के के द्रव्यमान से अधिक होता है। अब हम आते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर। देखिए, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात बल और वस्तु का द्रव्यमान समानुपाती होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि भारी वस्तुओं के लिए ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता है, कम वस्तुओं के लिए, हल्की वस्तुओं के लिए कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के समानुपाती होता है। बल जो है वस्तु में त्वरण हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ये दो समीकरण है, F समानुपाती M मतलब कि बल समानुपाती द्रव्यमान, और F अनुक्रमानुपाती A अर्थात बल अनुक्रमानुपाती त्वरण। जब दोनों समीकरणों को हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो F समानुपाती M इंटू A, और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F बराबर K इंटू एम ए, जहाँ पर K एक समानुपाती स्थिरांक है। देखिए, हमारे पास समीकरण आया था F बराबर K इंटू एम इंटू A। अब यदि समीकरण में F बराबर हम 1 न्यूटन रख दें, M बराबर 1 किलोग्राम और A का मान भी 1, मतलब सभी के मान इकाई रख दें, तो K बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह हमारे पास आ गया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यही जो है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसे ही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग को हम P से व्यक्त करते हैं। P बराबर हो गया M इंटू V, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर M इंटू V। संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि है। संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसको किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 1 भी लिख सकते हैं। देखिए,
जो बल का मात्रक था वो था किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 और संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 1। तो इसको आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण। देखिए, ये मैंने पहले लिखा था, इसको समझाया बाद में, क्योंकि दैनिक जीवन में उदाहरण देखने के लिए संवेग का ज्ञान हमें होना आवश्यक था, इसलिए मैंने पहले संवेग समझाया। अब उसके बाद में न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को समझा रही हूँ। तो देखिए, पहला है कि क्रिकेट के खेल में कैच लेते समय फील्डर बॉल के साथ अपने हाथों को पीछे कर लेता है, क्यों? क्रिकेट का खेल आप सभी ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन बॉल को मारता है और जब फील्डर उसको कैच लेना चाहता है तो वो बॉल के साथ साथ अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। तो उसका कारण क्या है कि इसमें बॉल के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। अगर बॉल को हम कैच लेते समय बॉल को अगर पीछे ना ले जाएं तो हमारे हाथ में चोट लग जाएगी, क्योंकि उस समय बॉल का वेग ज़्यादा होता है और वेग ज़्यादा होने की वजह से उसका संवेग भी ज़्यादा होता है, और संवेग और बल जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जितना ज़्यादा संवेग होगा तो बॉल द्वारा उतना ही बल हमारे हाथों पर लगाया जाएगा और हमारे हाथों में चोट लग सकती है। इसी वजह से बॉल को जब हम कैच करते हैं तो हाथों को बॉल के साथ पीछे ले जाते हैं। तो पीछे ले जाने पर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात संवेग का मान कम हो जाता है, क्योंकि बॉल की स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, संवेग का सूत्र होता है P बराबर m/v। यदि v का मान कम होगा तो संवेग का मान भी कम होगा, यदि संवेग का मान कम होगा तो बल का मान भी कम होगा। तो हाथों को पीछे ले जाने का कारण ये होता है कि इसके कारण गेंद में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, अर्थात क्रिकेट बॉल को कैच करने में हमें हाथ में चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 11 है कि ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है, क्यों? देखिए, जब हाई जंप वाला गेम होता है तो यदि खिलाड़ी को हम कठोर जमीन पर कूदने को कह दें तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, और वहाँ इसके बदले क्या होता है, जहाँ पर उसे कूदना होता है उस जगह को खोद दिया जाता है और वहाँ पे बालू बिछा दी जाती है या गद्दे बिछा दिए जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि ऐसा खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें भी संवेग ही है। यदि मान लो खिलाड़ी तेज गति से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ज़्यादा होगा। वेग जितना ज़्यादा होगा तो संवेग भी उतना ही ज़्यादा होगा, और संवेग जितना ज़्यादा होगा तो बल का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब खिलाड़ी जो है बालू पर या गद्दे पर कूदता है तो उसका वेग जो है समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, और वेग कम होने की वजह से संवेग में परिवर्तन भी कम हो जाता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा बल से अगर वो कूदेगा तो अभी हम पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल वापस हमें भी लगता है। तो जितना ज़्यादा बल से कूदेगा उतना ज़्यादा बल खिलाड़ी पर भी लगेगा। यदि कम बल से कूदेगा, संवेग उसका कम होगा, तो खिलाड़ी को भी चोट नहीं लगेगी। उसके बाद देखिए आता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखिए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है ये। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही किंतु दिशा में विपरीत बल लगाया जाता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु द्वारा, मतलब जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उस वस्तु के द्वारा भी दिशा में विपरीत लेकिन बराबर बल लगाया जाता है। जैसे इसको उदाहरण से समझें कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैरों के द्वारा पृथ्वी पर पीछे की ओर एक बल लगाया जाता है, तब उतने ही बल से पृथ्वी हमें आगे की ओर धकेलती है और हम चल पाते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो बल हमने लगाया वो क्रिया बल कहलाता है, और जो दूसरी वस्तु द्वारा हम पर लगाया गया है वह प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो कोई भी घटना तभी होती है, बल देखिए हमेशा युग्म में लगता है, एकल बल की कोई संभावना नहीं होती है, बल हमेशा जोड़े में लगता है।
तो एक क्रिया बल होता है और एक प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे इस उदाहरण में जो हम सड़क पर चलने के लिए पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं वह क्रिया बल है, और पृथ्वी के द्वारा हम पर जो बल लगाया जा रहा है उतना ही बल लगाएगी जितना हमने पृथ्वी पर लगाया था, पृथ्वी भी उतना ही बल लगाएगी। तो पृथ्वी के द्वारा हम पर जो बल लगाया जा रहा है वह प्रतिक्रिया बल कहलाता है, और इसी क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण हम सड़क पर या पृथ्वी पर चल पाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक द्वारा चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जो व्यक्ति बंदूक चला रहा होता है उस बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जितने बल से गोली आगे की ओर छूटती है उतना ही बल वह पीछे बंदूक पर भी लगाती है, और उसी प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला उदाहरण देखें, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे खिसक जाती है। हमने भी देखा है कि जब हम नाव से उतरते हैं तो हम आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे खिसक जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि नाव से कूदने के लिए नाविक द्वारा नाव को पीछे की ओर दबाया जाता है। यदि पीछे की ओर नहीं दबाएगा तो कूद ही नहीं पाएगा। नाव से कूदने के लिए नाविक द्वारा नाव को पीछे की ओर दबाया जाता है, इसे क्रिया बल कहते हैं। और इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे भागती है एवं नाव द्वारा भी उतना ही बल नाविक पर लगाया जाता है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और इस प्रतिक्रिया बल के कारण नाविक आगे की ओर कूद पाता है। इसके कई उदाहरण न्यूटन की गति के तृतीय नियम के, जैसे हम कुएं से रस्सी बाल्टी से पानी खींचते हैं और रस्सी अचानक टूट जाए तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि जितने बल से हम रस्सी को ऊपर की ओर खींचते हैं उतने ही बल से वो बाल्टी हमें नीचे की ओर भी खींचती है, और अचानक जो है रस्सी टूट जाए तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये थे न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके बाद इस अध्याय का लास्ट टॉपिक जो है संवेग संरक्षण। ठीक है, देखिए संवेग आपने पढ़ लिखा है कि द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग, और संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संवेग संरक्षण का नियम, जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं उसी तरह संवेग संरक्षण का नियम भी है। देखिए इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल न कार्य करे तो वस्तुओं का संयुक्त संवेग नियत रहता है। जैसे हमने मान लीजिए कि दो वस्तुएं, कोई दो पिंड है जिनका एक का संवेग P1 है तथा दूसरे का P2 है, तब संवेग संरक्षण के नियम से P1 प्लस P2 बराबर नियतांक, मतलब P1 प्लस P2 का मान निश्चित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसकी गणितीय उत्पत्ति देख लें तो देखिए, माना कि Ma और Mb द्रव्यमान के दो गोले हैं। ये दो गोले हैं, एक का द्रव्यमान Ma है और एक का द्रव्यमान Mb है, तथा एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। दोनों एक ही सरल रेखा में गति कर रहे हैं। Ma का वेग है UA, एक मिनट, ठीक है, देखिए Ma का वेग है UA और Mb का वेग है UB। ठीक, अब माना कि दोनों गोलों में टक्कर हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोनों गोले आपस में टकरा गए और T समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, मतलब टकराएंगे तो आपस में चिपकेंगे भी। तो मान लीजिए कि वो T समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस दौरान जो है गोले A द्वारा B पर लगाया गया बल, जब दोनों गोले आपस में टकराते हैं तो गोले A के द्वारा गोले B पर बल लगाया जाता है और गोले B के द्वारा गोले A पर बल लगाया जाता है। तो गोले A के द्वारा B पर लगाया गया बल होगा FAB और गोले B के द्वारा गोले A पर लगाया गया बल होगा FBA। और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमने पढ़ा है कि दोनों बल बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। तो होगा FAB बराबर माइनस FBA, मतलब A के द्वारा B पर लगाया गया बल बराबर B के द्वारा A पर लगाया गया बल। ऋण चिन्ह इसलिए है क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब माना कि टक्कर के पश्चात जो है Ma का वेग VA हो जाता है। पहले Ma का वेग था हमारे पास UA और MB का वेग था UB। अब टकराने के बाद जो है Ma का वेग हो गया VA और MB का वेग हो गया VB।
तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को हमने पढ़ा था F बराबर m इंटू ए, और ए हमने गति के अध्याय में पढ़ा था ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस, और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और t का मतलब होता है समय। तो एफ बी ए मतलब गोले बी द्वारा ए पर लगाया गया बल हो जाएगा एम ए कोष्टक में वी ए मतलब गोले ए का अंतिम वेग माइनस गोले ए का प्रारंभिक वेग बटे टी, और कोष्टक को यदि ओपन कर दें और इसका अंदर गुणा होगा तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। इसी तरह गोले ए द्वारा बी पर लगाया गया बल होगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। समीकरण 1 हमने देखा था क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। अब इसमें मान रखें एफ ए बी का मान है हमारे पास एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, और एफ बी ए का मान है एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, और यहाँ पर ऋण का चिन्ह। टी से टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बराबर माइनस का चिन्ह गुणा का होगा तो माइनस एम ए वी ए, और माइनस यहाँ प्लस एम ए यू ए। अगले स्टेप में इस एम ए वी ए का इस तरह पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, मतलब ये वाला पद और ये वाला पद हमने साथ में लिख लिया, और इस तरफ दाहिने पक्ष में ये वाला पद और ये वाला पद साथ में लिख दिया। तो हमारे पास समीकरण आ गया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, मतलब वस्तु दोनों गोलों की टक्कर के पश्चात का कुल संवेग m इंटू वे मतलब संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर टक्कर के पहले का कुल संवेग, मतलब टक्कर के होने के बाद और टक्कर होने के पहले का कुल संवेग बिल्कुल नियत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसके साथ ही आपका यह अध्याय समाप्त होता है। इसके पश्चात इसके आंकिक प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।